हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने उसका बेसिक डिटेल हमने ले लिया था इससे पहले वाला कल का वीडियो में। तो अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में वीडियो का लिंक आप जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है केमिस्ट्री क्लास 11th, ठीक है। वहाँ पर आप लोग पार्ट 1 लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। ये हमारा है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी हमने देखा था कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था, बहुत सारा एलिमेंट या फिर दो या दो से अधिक एलिमेंट ये एक फिक्स्ड रेशियो में बाय मास रिएक्शन कंबाइन कर रहा था, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था। तो हम इस वीडियो में देखेंगे इस टॉपिक में कि लॉज यानी नियम ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी केमिकली जो कंबाइन करके जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो वो कैसे कर देता है। कुछ ना कुछ वो नियम कानून को फॉलो कर रहा है, कुछ ना कुछ लॉ को वो निभा रहा है, तभी वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो बेसिकली आपका जो लॉ है वो 5 लॉ है, जिस 5 लॉ को किसी भी कंपाउंड को फॉलो करना ही होता है, तभी वो एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। क्या क्या? पहला है आपका लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम लोग लिखते चलते हैं। सबसे पहला आपका लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सबसे पहला है आपका लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा आपका लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तीसरा है लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या है? लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा है आपका लॉज ऑफ गैसेस वॉल्यूम या फिर जिसको बोलते हैं गैलोसैक्स लॉज ऑफ गैसेस वॉल्यूम। और लास्ट है और पांचवा है आपका एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। तो हम लोग चलिए सबसे पहला देखते हैं कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। उसका हम लोग स्टेटमेंट को समझते हैं और जो भी उसमें समझने वाली चीज़ें हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो आप वीडियो में एकदम लास्ट तक जरूर बने रहिए ताकि आपको इस टॉपिक पर कहीं भी किसी तरह का डाउट ना हो। तो सबसे पहला हमारा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो ये तो आपने बचपन में भी पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत की द्रव्यमान का न तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं, ठीक है। तो वही डिफिनेशन है यहाँ पर भी, यानी यहाँ पर हम लोग थोड़ा और बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या किसने दिया था, कब दिया था। तो लिख लेते हैं इसको किसने दिया था। दिस लॉ वाज गिवन बाय, दिस लॉ वाज गिवन बाय, किसने दिया था ये लॉ? एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। कब दिया था? इन 1789 में। कब दिया था? 1789 में दिया था। तो अब देखते हैं कि इस लॉ में कहा क्या गया, इसका स्टेटमेंट क्या है। तो लिखते हैं कि इट स्टेट्स दैट इट, और साथ ही साथ आप भी नोट बनाते चलिए, कलम और कॉपी लेकर के बैठिए और साथ ही साथ एकदम लिखते चलिए, ठीक है। और जहाँ मैं समझाऊंगा वहाँ पर आप वीडियो को पॉज कीजिए, मतलब अपना कॉपी कलम रखिए और समझते चलिए, ठीक है। तो दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर इन 1789। इट स्टेट्स दैट, ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट कि मास कैन नाइदर बी created, mass can neither be created nor be destroyed, मास का न तो हम लोग क्रिएट कर सकते और ना ही हम उसको विनाश कर सकते। ये हो गया इसका स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट हम दूसरे शब्दों में केमिस्ट्री का भाषा में समझते हैं। और स्टेट्स दैट दूसरा हम इसका डिफिनेशन लिख रहे, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट लिख रहे, वही है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके। इट स्टेट्स दैट the total mass of the, it states that in all physical and chemical changes, the mass of या फिर the total mass of the total mass of reactants are equal to the total mass of the product in a chemical reaction, ये था इसका दूसरा डेफिनेशन। इट स्टेट्स दैट
ये था इसका दूसरा स्टेटमेंट और बिल्कुल इसी का मॉडिफाई रूप है कि इट स्टेट्स दैट, ये कहता है इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, चाहे वो फिजिकल चेंज हो चाहे वो केमिकल चेंज हो, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी तीर के इस साइड जो भी रिएक्टेंट का मास को जोड़कर जो इतना मास होगा और जो इधर जो बन रहा है प्रोडक्ट के मास को जोड़कर जितना टोटल मास हो रहा है दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा। ये था इसका स्टेटमेंट। आपको समझ में आ गया? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये किसने दिया था? एंटोनी लेबोजियर ने दिया था। कब दिया था? 1789 में दिया था। ये क्लियर है। हम लोग दूसरा लॉ देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 1 2 3। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका दूसरा लॉ, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसका नाम है लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये लॉ किसने दिया था, कब दिया था और इसका स्टेटमेंट। ठीक है, तो समझते हैं। तो लिखते हैं कि दिस लॉ वाज गिवन बाय, दिस लॉ वाज गिवन बाय, किसने दिया था ये लॉ? जोसेफ एल प्राउस्ट। इसका पूरा नाम है जोसेफ लेविस प्राउस्ट। जोसेफ लेविस प्राउस्ट, जोसेफ लेविस प्राउस्ट ने दिया था। कब दिया था? उसका 10 साल बाद 1799 में। वो किसने दिया? वो कब दिया था? 1789 में। ये कब दिया? 1799 में। तो ये आपको याद रखने में भी आसानी होगा कि कब दिया था, 1789, 10 साल बाद। तो ये हो गया। अब इसका स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट, यह क्या कहता है? यह कहता है कि एक गिवन कंपाउंड, ए गिवन कंपाउंड, एक गिवन कंपाउंड कंटेन, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, कंटेन पहले लिख लेते। ए गिवन कंपाउंड कंटेन एग्जैक्टली the same proportion of element by mass। ठीक है, क्या लिखे? दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ एल प्राउस्ट in 1799। इट स्टेट्स दैट ए गिवन कंपाउंड कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास। समझिए क्या लिखा है कि कोई भी कंपाउंड या फिर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? जानते हैं कि एलिमेंट के कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करता है। वही लिखा है कि सेम प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं एलिमेंट और क्या करते हैं? कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। कैसे? बाय मास। वो जो सेम फिक्स्ड रेशियो रहता है, वो फिक्स्ड रेशियो किस आधार पर रहता है? मास के आधार पर रहता है। ये आपको समझ में नहीं आया तो हम इसको पहले और अच्छा से डीपली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। समझिए, कॉपी कलम अभी पहले रखिए, बंद कीजिए लिखना। समझिए, देखिए लिखा है कि लॉज ऑफ, ये तो हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है एलिमेंट के फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करने के कारण ही कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है बाय मास। तो यहाँ पर लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? तो लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का, पानी का। तो हम पानी जानते हैं कि किससे मिलकर बना होता है? पानी वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। बिल्कुल सही बात है ना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और ये किस रेशियो में बना होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O। तो इसमें हाइड्रोजन कितना मोल है? हाइड्रोजन का कई एटम है? 2 एटम है। और हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना होता है? 1 ग्राम। तो 2 एटम का 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ग्राम। तो 16 और 2 18 ग्राम। तो हम लोग वाटर का मास जानते हैं 18 ग्राम है। यानी वाटर में एलिमेंट कौन कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है। और इसका जो रेशियो बन रहा है, 2:16 बन रहा है। यानी काटेंगे तो 1:8 बन रहा है। यानी वाटर जो मेरा बना है एलिमेंट से मिलकर बना है, 1:8 के फिक्स्ड रेशियो में मिलकर बना है। तो ये जो पानी है ये प्योर वाटर का है। तो प्योर वाटर आप चाहे दुनिया का किसी भी कोना से उठा करके लाए, चाहे आप नली से उठा करके लाए, चाहे आप सागर से उठा करके लाए, चाहे आप नदी से उठा करके लाए, चाहे आप कुआं से उठा करके लाए, जो प्योर वाटर है वो कहीं से भी आप उठा करके लाए, कहीं दुनिया का किसी भी कोना से, चाहे आप इंडिया से, चाहे आप रशिया से, चाहे अमेरिका से, कहीं से भी उठा करके लाए। लेकिन जो उसमें वाटर का जो एलिमेंट का जो कंबाइन करने का जो रेशियो रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा। क्या रहेगा? वो फिक्स्ड रहेगा, सेम प्रोपोर्शन में रहेगा, सेम प्रोपोर्शन में। यदि आप अमेरिका से भी जो पानी लाए उसमें भी जो वाटर का फॉर्मेशन हुआ है वो 1:8 में ही मिल करके आपका वाटर का फॉर्मेशन किया है। चाहे आप कुआं से भी उठा करके लाए तो उसमें भी प्योर वाटर का जो रेशियो रहेगा एलिमेंट का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, उसमें भी 1:8 ही रहेगा। ये कहता है आपका लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो इसको तो लिखने का जरूरत नहीं है ना कि कहाँ कहाँ से उठा करके लाए, उसको लिख देंगे क्या? लैंग्वेज में लिख देते हैं ताकि आप कभी भी इसको अपने नोट्स को पढ़ेंगे तो याद रहेगा। तो क्या लिख देते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि समझने के लिए, प्योर वाटर ऑब्टेन
ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्स, एनी सोर्स कहाँ से हो सकता है, कहीं से भी, जैसे वेल से, लेक से, रिवर से, कहीं से भी उठा करके ले आए, etc, ठीक है। और एनी कंट्री, किसी भी देश से, एनी कंट्री, किसी भी देश से, जैसे इंडिया से, ठीक है, अमेरिका से या फिर रसिया से, कहीं से भी उठा करके ले आए, etc, will be make up of only hydrogen and oxygen in the same fixed ratio of कितना रेशियो, 1:8 बाय मास। आप कहीं से भी उठा करके ले आइए, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा वो 1:8 ही रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। ये कहता है लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हाइड्रोजन, आप वाटर की जगह कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप H2SO4 ले सकते हैं, आप HCl ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उसमें जो NaOH ले सकते हैं, कुछ भी, उसमें जो रेशियो रहेगा एलिमेंट का कंबाइन करने का वो फिक्स रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जो कुआं से उठा करके लाए नमक, उसमें आपका NaCl में रेशियो दूसरा था और जो नदी से उठा कर लाए उसमें NaCl का रेशियो अलग है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये कहता है लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, 1, 2, 3। तो दोस्तों आपका जो तीसरा लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये बहुत फेमस लॉ है। क्यों फेमस लॉ है? क्योंकि ये जो लॉ दिया था वो बहुत फेमस साइंटिस्ट ने दिया था। किसने? उसका नाम है जॉन डाल्टन। ये तो आप नाम से परिचित ही होंगे। कब दिया था? 1803 ईस्वी में दिया था। और क्या स्टेटमेंट है इसका हम लोग लिखेंगे, तो पहले लिख लेते हैं कि दिस लॉ वाज गिवन बाय, ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। दिस लॉ वाज गिवन बाय, दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1803, ठीक है, 1803 ईस्वी में दिया था। इट स्टेट्स दैट, इसका सबसे मेन है कि इसका स्टेटमेंट क्या था। इट स्टेट्स दैट, यह कहता है कि इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन, ध्यान से समझिएगा, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म more than one element, more than one compound, the masses of one element, that combine with a the masses of one element that combine with a fixed ratio of other element, ये जो मैं डिफिनेशन लिखा रहा अपने से नहीं लिखा रहा, ये आपका NCERT बुक में है, आप उठा करके देख भी सकते हैं। क्या लिखे हैं कि that combine with a fixed ratio of other element are in a small whole numbers। समझिए ये क्या कह रहा है कि इट स्टेट्स दैट इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन, अगर दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको अभी आपको चलिए समझा ही देते। जैसे ये क्या है, कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड है, एग्जाम्पल ले रहे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा। इससे स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आप पढ़ते चल जाएंगे, आपको कुछ हवा भी नहीं लगेगा। कंपाउंड मान लेते हैं, आपका कंपाउंड जो है वो आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। दूसरा आप लोग ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल वाटर है और H2O। चलिए कंपाउंड हो गया, और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, इसका एलिमेंट का नाम लिख देते हैं, एलिमेंट, ठीक है। एक बॉक्स जैसा मैं बनाऊंगा टेबल, और इधर लिख दूंगा रेशियो, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कितना एलिमेंट है? दो एलिमेंट है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। तो कार्बन का मास कितना है?
12 ग्राम। ऑक्सीजन का मास कितना है 16 ग्राम। इसमें देखिए कार्बन का मास कितना है 12 ग्राम। इसमें ऑक्सीजन का मास कितना है, अब इसमें ऑक्सीजन 2 एटम है तो एक एटम का मास 16 ग्राम, 2 एटम का मास 2 गुना 16 32 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अब डिफिनेशन देखिए, इट स्टेट्स दैट इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन, देखिए कार्बन और एक ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, तो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन तो किए लेकिन देखिए एक कंपाउंड नहीं बना, इसके साथ साथ और एक कंपाउंड बन गया। अभी वाटर का एग्जाम्पल है, अब वाटर के बाद एक और जो हम लोग नाइट्रोजन वाला एग्जाम्पल लेंगे उसमें 1 2 3 4 5 कंपाउंड बन जाएगा केवल 2 ही एलिमेंट का कंबाइन करने से। ठीक है, तो मोर देन वन कंपाउंड, तो द मासेज ऑफ 1 एलिमेंट डेट कंबाइन विद फिक्स्ड रेशियो ऑफ अदर एलिमेंट, है ना, फिक्स्ड रेशियो ऑफ अदर एलिमेंट। तो मासेज ऑफ 1 एलिमेंट, कौन एलिमेंट, ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन है वो कंबाइन कर रहा है फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। फिक्स्ड मास किसका है 12 ग्राम, कौन है कार्बन, तो कार्बन से वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, कंबाइन कर रहा है इन ए फिक्स्ड रेशियो ऑफ अदर एलिमेंट आर इन ए स्मॉल होल नंबर। कैसे कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना था 1 एटम था, 1 एटम, अब ऑक्सीजन कितना हो गया 2 एटम, तो वही लिखा है कि आर इन अ स्मॉल होल नंबर। ठीक है, ये स्मॉल होल नंबर में तो रेशियो आपको दिखा देते हैं। ये तो कार्बन कार्बन फिक्स हो गया, इसमें रेशियो देखिए 16/32, तो कितना हो गया 16 कम 16, 16 दूनी 32, यानी इसमें रेशियो कितना हो गया 1:2। एकदम देखिए सिंपल सा होल रेशियो है, सिंपल सा रेशियो है। इसी तरह वाटर का भी देख लीजिए, अब आपको डिफिनेशन भी समझ में आ गया होगा, है ना, कि एक जिसका मास अलग अलग है वो कंबाइन तो किया लेकिन सेम मास वाला अदर एलिमेंट से, ठीक है, यानी कैसे कंबाइन किया होल रेशियो में, है ना, ऐसे नहीं कि यहाँ पर 1 है 7 है 8 है उस तरह नहीं, ठीक है, एकदम होल रेशियो में। वाटर में हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 1 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का 16 ग्राम, और यहाँ पर 2 और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 ग्राम, तो यहाँ पर भी 16/32 बराबर में 1:2। देखिए सिंपल सा होल रेशियो में है क्या नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि केवल 2 एलिमेंट का रिएक्शन मतलब कंबाइन करने से 2 से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, और वो भी एकदम सिंपल रेशियो में हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ा रेशियो में नहीं हुआ, एकदम सिंपल। तो हम लोग लेते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं फटाफट। देखिए केमिस्ट्री बहुत हार्ड नहीं है, आप लोग नया है ना, अभी साइंस लिए है, टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम से पढ़ते चलिए, सब एकदम आसान लगेगा, है ना, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल एक और लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट्रोजन का ले लेते हैं। कंपाउंड इधर लिख देते, कंपाउंड इधर लिख देते, एलिमेंट कौन सा एलिमेंट से मिलकर बना है, और इधर लिख देते सिंपल रेशियो, होल रेशियो। जैसे कंपाउंड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन NO N2O, ठीक है, ये तो कंपाउंड होता है ना। उसके बाद एक और ले लेते हैं, जैसे केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही रिएक्ट करने पर इतना सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, N2O बन गया, 2NO बन गया, ठीक है, मतलब N2 + O2 N2O2, है ना, जिस तरह से H2O2 बनाए थे ना उसी तरह से N2O2। उसके बाद हो जाएगा आपका N2O3, ये भी बनता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन करने से। फिर N2O4 ये भी बनता है, फिर N2O5। देखिए केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्ट करने से मतलब कंबाइन करने से इतना सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया है। अब यहाँ पर एलिमेंट देख लेते हैं कि नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का मास N2 है, सब में देख लीजिए नाइट्रोजन फिक्स है N2 यानी ये फिक्स्ड रेशियो में, तो ये कितना हो जाएगा फिक्स्ड अमाउंट में, यानी नाइट्रोजन का मास कितना होता है 7 दूनी 14, और यहाँ पर 2 का नाइट्रोजन है यानी 14 दूनी 28, सब में 28 होगा, सब में 28, ठीक है। और एक यहाँ पर बॉक्स बनाना पड़ेगा। और ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन है 16 ग्राम, इसमें ऑक्सीजन 2 है ना, तो 16 दूनी 32, इसमें ऑक्सीजन 3 है तो 16 × 48, इसमें ऑक्सीजन 4 है तो 16 × 64, इसमें ऑक्सीजन 5 है तो 16 × 5 80। एक ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, यहाँ पर N2 का 2NO का मतलब है इस तरह से N2O2, ठीक है। तो ऑक्सीजन 2 32, ऑक्सीजन 3 48, ऑक्सीजन 4 64, और ऑक्सीजन 8 ऐसे 5 80, ठीक है। अब यहाँ पर रेशियो देख लीजिए, यानी यहाँ पर जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 5, तो रेशियो यहाँ पर क्या बन गया 1:2, 3:, 4:5, ठीक है। देखिए इस तरह से बना 16/32, तो काट के 1:2, 1:2, फिर यहाँ पर 16/,
48 होगा। 16 एकम 16, 16 या 48, तो फिर 1:3, तो 1:2, 3, इस तरह से 4:5 इस तरह से हुआ है। ठीक है, तो रेशियो यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा होल रेशियो में, बहुत बड़ा रेशियो नहीं है, बहुत छोटा रेशियो। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन है ना, मल्टीपल का मतलब बहुत सारा कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। 3 लो हो गया। अब चौथा लो गैलो-साक्स लो देखते हैं और लास्ट एवोगाड्रो लो देखेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट करने का मन है तो कर सकते हैं। 1 2 3। तो देखते हैं दोस्तों, आपका जो चौथा लो है गैलो-साक्स लो, तो नाम से ही पता चल रहा है कि किसने दिया है, गैलो-साक्स नामक साइंटिस्ट ने दिया है। कब दिया है ये जानना जरूरी है। कब दिया? 1800, मतलब उससे 5 साल बाद 1808 में दिया था, याद रह जाएगा। पहला कब दिया था? 1789 में, 1789 में। दूसरा दिया था 10 साल बाद 1799 में। तीसरा कब दिया? जॉन डाल्टन ने दिया था। कब दिया था? 1803 में। चौथा दिया उससे 5 साल बाद 1808 में, याद रह जाएगा। क्या लिखेंगे? दिस लॉ वाज गिवन बाय, दिस लॉ वाज गिवन बाय गैलो-साक्स इन 1808, 1808 में दिया था। इट स्टेट्स डैट, इट, इसका स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स डैट, यह कहता है कि, तो क्या लिखेंगे? व्हेन गैसेज आर कॉम्बाइन और प्रोड्यूस, आर कॉम्बाइन और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन, in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all the gases at the same temperature, at the same temperature and pressure, ठीक है, समझ में आ रहा है कि दिस लॉ वाज गिवन बाय, ये सब तो ठीक है। इट स्टेट्स दैट, यह कहता है, क्या कहता है? यह कहता है कि जब गैसेस कंबाइन करता है या फिर प्रोड्यूस हो रहा है, किसमें? केमिकल रिएक्शन में, तो ये ऐसा कर पाते हैं। दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, वे ऐसा कर पाते हैं लेकिन सिंपल रेशियो में ही ऐसा करेंगे। ठीक है, ऑल द गैसेज आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो इसको पहले एग्जांपल के साथ समझते हैं, नहीं तो आप ये सब जो लो है वो डेफिनेशन से एकदम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया डेफिनेशन है और इतना मतलब डीपली, मतलब उन लोग जो लैंग्वेज बना कर देता है ना, उससे समझ ही नहीं आएगा जब तक एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तब तक। तो एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये सीधे बोल दिया है गैलो-साक्स लॉ ऑफ गैसेज वॉल्यूम, केवल गैसेज में ही ये वाला लागू होगा, सॉलिड में भी नहीं, लिक्विड में भी नहीं। तो हाइड्रोजन गैस है प्लस ऑक्सीजन गैस है, तो बनाएगा वाटर, तो बनाएगा लेकिन वाटर का वेपर बनाएगा, वाटर का गैस बनेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। 2 2 2। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि वे जब 2 गैसेज कंबाइन करता है तो जाहिर सी बात है गैस का ही फॉर्मेशन होगा, लेकिन वे ऐसा कर पाएंगे कब? जब रिएक्शन करेंगे लेकिन सिंपल रेशियो में बाय वॉल्यूम। उसमें जो जिस तरह से हम लोग लॉज ऑफ कंजर्वेशन में मास में क्या देखे थे, मेरा आधार क्या था? मास था, कि मास दोनों तरफ बराबर रहना चाहिए। यहाँ पर बोल दिया कि जो सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में ये कंबाइन करेगा। ठीक है, वॉल्यूम का रेशियो रहेगा वो सिंपल रहेगा, बहुत बड़ा बड़ा रेशियो नहीं रहेगा। जैसे देखते हैं इसमें हाइड्रोजन कितना मोल है? 2 मोल, तो 2 वॉल्यूम इसका हो गया। इसका ऑक्सीजन के आगे में क्या है? 1, तो इसका 1 मोल वॉल्यूम लगा हुआ है, 1 वॉल्यूम। इसमें देखिए वाटर का आगे में क्या गए? 2, तो इसका 2 वॉल्यूम। तो इसका सिंपल रेशियो क्या बना? इसका सिंपल रेशियो बना वॉल्यूम रेशियो बना 2:1:2। देखिए बहुत बड़ा नहीं ना है, बहुत छोटा रेशियो है। ठीक है, जिस कारण से ये ऐसा कर पाया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं पर अमोनिया वाला ले लेते हैं। नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस क्या बना दिया? अमोनिया बना दिया गैस। ठीक है, तो इसको थोड़ा बैलेंस कर देते हैं, इधर 2 दे देते हैं, इधर 3 देते हैं, तो हाँ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी, इसको N2 छोड़ देते हैं। ठीक है, 2N। तो यहाँ पर देख लीजिए कि N के आगे में क्या है? 1, तो ये हो गया 1 मोल, यानी 1 मोल वॉल्यूम। इसमें 3 मोल वॉल्यूम लगा है। ठीक है, इसमें 2 मोल वॉल्यूम लगा है, तो ये हो गया सिंपल रेशियो। क्या बना इसका? 1:3:2।
ये बना इसका सिंपल रेशियो। ठीक है, तो इस तरह से हमने गै-लुसाक्स लॉ भी समझ लिया है, थोड़ा बहुत समझ गए ना, बस काफ़ी है, इतना काफ़ी है। ठीक है, हाँ, तो अब हमारा जो लास्ट है एवोगाड्रो लॉ, बहुत फेमस हाइपोथेसिस, उसका एक और नाम है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, बहुत फेमस, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए 1 2 3। तो देखते हैं दोस्तों, आपका जो लास्ट है आपका लॉ एवोगाड्रो लॉ, इसका एक और नाम है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, बहुत फेमस है। ठीक है, तो नाम से ही पता चला कि ये किसने दिया है, ये एवोगाड्रो नामक साइंटिस्ट ने दिया है। कब दिया है? 1811 ईस्वी में। कब दिया? 1811 ईस्वी में। तो लिख देते हैं दिस लॉ वाज गिवन बाय, दिस लॉ वाज गिवन बाय, इसका पूरा नाम है एमिडियो एवोगाड्रो, एवोगाड्रो। ठीक है, इन 1811 1811 ईस्वी में दिया था। इसका स्टेटमेंट क्या था, उसने क्या बताया था इस लॉ में? इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। बस यही वाला फॉर्मूला दे दिया और फेमस हो गया, है ना। ऐसा बात नहीं है, और भी बहुत कुछ दिया है, समझ में आ रहा है। तो ये बताया था इस लॉ में, इसने क्या बताया था? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, equal volume of all gases at the same temperature, and pressure contain equal number of molecules, that is V directly proportional to N। ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। V क्या है यहाँ पर? वॉल्यूम ऑफ गैस। N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो आपको कैसा लगा? एकदम मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत यदि समझ में आ गया तो काफ़ी है, लेकिन हर एक लोग को समझना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, काफ़ी है। ठीक है, जैसे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, साइंटिस्ट का नाम भले भूल जाइए, कोई बात नहीं, ये सब कंपटीशन वगैरह में काम देता है ना, डेट याद रखने में, नाम याद रखने में। केवल आपको इतना जान लेना है कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है, मास कंजर्व रहता है ना, मास रिएक्टेंट में जितना मास था प्रोडक्ट में भी उतना ही मास होगा। उसके बाद हमने लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल, नाम से ही पता चला कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, यानी कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हुआ है वो एलिमेंट से हुआ है, फिक्स्ड रेशियो में हुआ है बाय मास। और हर जगह का वो जो कंपाउंड, जैसे वाटर है, आप दुनिया का किसी भी कोना से ले आइए, उसमें जो एलिमेंट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 ही रहेगा, फिक्स रहेगा। तीसरा लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसमें हमने क्या देखा कि केवल मात्र 2 ही एलिमेंट के कंबाइन करने से बहुत सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है और एकदम सिंपल रेशियो में होगा। ठीक है, चौथा हमने क्या देखा, गै-लुसाक्स लॉ, यानी वो जो लॉ है वो केवल गैसेज में ही लगेगा कि जब 2 गैसेज कंबाइन करेगा तो गैस का ही फॉर्मेशन होगा, लिक्विड या फिर सॉलिड का नहीं होगा। और ऐसा कैसे होगा? सिंपल रेशियो में, किससे? बाय वॉल्यूम। और लास्ट में हमने देखा क्या? एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ बहुत आसान है, नंबर ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, जो गैसेज का वॉल्यूम रहेगा यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। खाली ये वाला फॉर्मूला तो याद रखिए, काम खत्म। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, अपने दोस्तों वीडियो को लिंक दो, एकदम फायर की तरह एकदम फैला देना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए और आपको चैनल पर पढ़कर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला आपका जो भी इस चैप्टर का अगला पार्ट जो रहेगा वो आपके मोबाइल पर जल्दी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।